वेलकम वेलकम। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से डायन इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 14 में। आज नया दिन, नया एपिसोड और आज का सिचुएशन थोड़ा इंटायरली डिफरेंट है और बिना देरी के हुए हम चलते हैं आज के सिचुएशन पर। Hello, my dear friend of doing better. You have an unquenchable thirst of making yourself fluent and orator. It must be in mind first. Today's plot and situation is, it is the tale of yesterday when I saw an inebriate hunk who was eating a dollop of cake while dawdling. All at once he stumbled by a protuberance which was just beside the road. He tripped and fell down without any hem and haw. In a flash, I darted towards him and extended my helping hands. ये देखिए, आम जिंदगी में ये घटता है और इसमें जो भी वर्ड यूज किया गया है पूरा इंटायरली डिफरेंट है, न्यू है और एडवांस है। स्टिल आई एम सेइंग कि हम लोग जो भी वर्ड यूज करेंगे स्टैंडर्ड यूज करेंगे और उसको आम जिंदगी में उतारिए आप। तो चलिए बिना देरी के हुए जो वर्ड इसमें यूज किए हम उसको हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का ये पहला वर्ड ये रहा। यस, इनिब्रिएट। इनिब्रिएट, देखिए यहाँ पे एन के ऊपर लकीर है जिसका मतलब एन पे जोर देना होगा और आई के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब दीर्घी हो गया। मीन्स आई को लंबा करके बोलना पड़ेगा। इनिब्रिएट। इनिब्रिएट क्या पढ़ेंगे? इनिब्रिएट नहीं पढ़ेंगे, इनिब्रिएट। इनिब्रिएट ये नाउन है। यही पहला वर्ड है जिसमें नाउन भी है, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, किसी भी वर्ड को सबसे पहले आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, उसको हम कैसे उच्चारण करते हैं, क्योंकि इट मैटर्स ए लॉट। क्योंकि आप यहाँ केवल यहीं के लिए नहीं सोचिए, आप यदि अब्रोड भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अक्रॉस वर्ल्ड जाते हैं, तो आपका ये प्रोनाउंसिएशन जो है उसी के आधार पे आप अपना पहचान बना पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज पे अटेंशन अबाउट द पार्ट ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। एक बार फिर से देख लीजिए इसका उच्चारण। इनिब्रिएट, देखिए एन पे जोड़ देना है। इनिब्रिएट। इनिब्रिएट, दिस इज कंज्यूम टू मच अल्कोहल। जो बहुत आदमी पी लेता है, बहुत ज्यादा पी लेता है, उसको बोलते हैं इनिब्रिएट। देखिए पहला एग्जांपल है, स्टिल आफ्टर बैनिंग अल्कोहल द नंबर ऑफ इनिब्रिएट्स डू नॉट डिक्रीज। मैंने ये मेरा जो एग्जाम्पल है वो बिहार से रिलेटेड है, क्योंकि बिहार में अल्कोहल बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ये कहना है कि अल्कोहल बैन होने के बावजूद भी जो पीने वाला आदमी का संख्या कम नहीं हो रहा है। इसलिए इसको मैं एग्जाम्पल में दिया, स्टिल आफ्टर बैनिंग अल्कोहल द नंबर ऑफ इनिब्रिएट्स डू नॉट डिक्रीज। जब इसको मैं नॉन के रूप में यूज किया, जो पीने वाला आदमी उसको मैंने नॉन बोलेंगे। आप भर के रूप में देख लीजिए। टू मेक समवन बिकम ड्रंक, मतलब किसी को बहुत ज्यादा पिलाना। देखिए एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल एज अ वर्ब, इट इज लोकल बेस्ड ड्रिंक डिजाइंड मोर टू इनअब्रिएट मास। मतलब लोकल आदमी जो पीने का जो चीज बनाता है, शराब बनाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो कंज्यूम हो सके, ज्यादा से ज्यादा वो खपत हो सके, ज्यादा से ज्यादा आदमी पी सके, उस ढंग से बनाता है। कुछ ऐसा मिला देता है, आदमी को इंटरेस्ट जग जाता है। अब कुछ दिन पहले की ये घटना है, जैसे छपरा वगैरह में जो छापा भी पड़ा था और बहुत आदमी कंज्यूम कर लिया था, जो लोकल बेस्ड जो ड्रिंक होता है, जो कि पूरा उसको स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है, लेकिन क्यों कि थोड़ा सस्ता रहेगा, छुप छुप के आदमी पिएगा तो और मास में पिएगा, मतलब ज्यादातर तादाद में पिएगा। तो इसलिए मैं बोला इट इज लोकल बेस्ड ड्रिंक डिजाइन मोर टू इनएब्रिएट मास। एंड सेकंड एग्जांपल एज अ वर्ब, आई फाउंड माय हस्बैंड इन एब्रिएटेड कंडीशन। आई फाउंड माय हस्बैंड इन इनएब्रिएटेड कंडीशन। इनएब्रिएटेड कंडीशन माने कोई भी उनका हस्बैंड जो था वो पीने की स्थिति में वो उसको पाए, मैंने कहीं गए उनको देखे कि वो तो पिए हुए स्थिति में है, तो इसको मैं जब यूज किया तो आई फाउंड माय हस्बैंड इन इनएब्रिएटेड कंडीशन। इनएब्रिएटेड। चलिए अब एडजेक्टिव के रूप में देखिए, हैविंग ड्रंक टू मच, जो बहुत ज्यादा पी के रखा है, जो बहुत ज्यादा पी रखा है, दैट इज एडजेक्टिव। हैविंग ड्रंक टू मच, ही फंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए होम फॉर इनएब्रिएट वुमन। मान ले जो भी कोई औरत जो कि वो भी पीती है, उनके आदी हो गई है, उसके लिए मान ले कोई गवर्नमेंट का फंड हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा फंड अलॉट करता है उसके लिए, घर मतलब इनहैबिटेशन का प्रोग्राम ये करता है। यही मैं बताया कि ही फंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए होम फॉर इनएब्रिएट वुमेन। तो ये मेरा आज का पहला वर्ड इनएब्रिएट, जिसको हम नॉन की तरह भी यूज करते हैं, वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। एंड सेकेंड वर्ड ऑफ दिस सो दैट इज डॉलप, DOLLOP। देखिए डी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब डी पे आपको जोड़ देना पड़ेगा।
ए के आगे दो बिंदी है तो इसका मतलब ये आ हो गया, और यहाँ पे ई देखिए उल्टा है तो अ हो गया। डालअप क्या पढ़ेंगे? डालअप, दिस इज अ नाउन, इसका मतलब होता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग सॉफ्ट। मैंने कि जो भी सॉफ्ट हो, जैसे हम आइसक्रीम लेते हैं, केक लेते हैं, सॉफ्ट रहता है, उसका छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा भाग जो बोलेंगे उसको ही हम बोलेंगे डालअप। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ऑफन राम इट्स ए डालअप ऑफ आइसक्रीम, माने अक्सर, हाँ माने आप राम को छोटा, माने आइसक्रीम का छोटा टुकड़ा खाते हुए आप देख सकते हैं, माने आइसक्रीम खाते हुए देख सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये था। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड इज आई विल कम विथ अ डालअप ऑफ केक। आई विल कम विथ अ डालअप ऑफ केक। मैंने, मेरा ये कहने का मतलब ये था कि मान लीजिए घर में बच्चे ही हो, यदि रो रहा हो, उसको मैं सांत्वना दे रहा हूँ कि चलो मैं घर पे मैं केक लेके आऊँगा, मैंने छोटा ही टुकड़ा, मेरे बड़ा नहीं छोटा ही लेके जरूर आऊँगा। तो इसको यदि मैं बताऊँगा तो आई विल कम विथ ए डालअप ऑफ केक। तो ये दूसरा वर्ड आज का रहा, और ये तीसरा वर्ड आज का डाडल। डाडल, DAWDLE, इसको ड्वाडल नहीं पढ़ेंगे, डाडल पढ़ेंगे। ए के आगे दो बिंदी है जिसका मतलब आप पढ़ेंगे, डी के ऊपर लकीर है जिसका मतलब डी पे जोर देना पड़ेगा, और ई जो है उल्टा, इसको अ पढ़ेंगे तो ये हो गया डाडल। डाडल ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू डू, गो वेरी स्लोली। माने आप कोई भी काम कर रहे हैं वो स्लोली कर रहे हैं, या कहीं जा भी रहे हैं तो आप स्लोली स्लोली जा रहे हैं। जैसे पहला एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ही इज डार्डलिंग इन फिनिशिंग हिज होमवर्क, माने वह बहुत सुस्त है अपने होमवर्क करने में, बहुत ही सुस्त है। नहीं बोलते हैं अपने लोग बोलते ही हैं। आज से पहले आप कोई अलग वर्ड, माने यू आर वेरी स्लो इन फिनिशिंग योर होमवर्क, ऐसे करके हम बोलते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आज के बाद से आप ये वर्ड यूज कीजिए, डाडल का यूज कीजिए और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूज कीजिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड दैट इज स्टॉप डाडलिंग अदरवाइज यू विल बिकम लेट फॉर स्कूल। स्टॉप डाडलिंग अदरवाइज यू विल बिकम लेट फॉर स्कूल। माने आप स्लोली जो काम करते हैं उसको रोकिए, वो आदत छोड़िए, मैंने कहा जल्दी करो, स्लो करना छोड़ो, नहीं तो आप स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। तो इसको मैं बोला स्टॉप डाडलिंग अदरवाइज यू विल बिकम लेट फॉर स्कूल। आजकल के दुनिया में अगर आप स्लो रहेंगे तो हर जगह पीछे हो जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एरा है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो जल्दी से करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग का कहना भी है कि इफ यू विन द रेस देन प्ले विद फ्यूरियस पेस फॉरज अहेड। जैसे तीसरा एग्जांपल देखिए, ए रैफ्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर डार्डलिंग ऑन रोड, मैंने मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत ए रैफ्ट ऑफ स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे यदि आप शो को फॉलो करते होंगे, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूं, ए रैफ्ट ऑफ स्टूडेंट में बहुत सारा विद्यार्थी हैं, आप उनको देख सकते हैं रोड पर जो धीरे धीरे चलते हुए घूमते हुए देख सकते हैं। तो ये मेरा कहना था, रैफ्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर डार्डलिंग ऑन रोड। और यदि इसको आप फॉलो करेंगे इस शो को तो बहुत सारे सिनोनिम आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आएगा, जो कहीं भी आपको लिखने में, बोलने में, क्वेश्चन में, सीजीएल एग्जाम में, जहां कहीं भी वोकैब से रिलेटेड कोई भी एग्जाम भी होता हो, आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं मेरे दोस्त। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, प्लीज इसको फॉलो कीजिए, यदि अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और ज़्यादा मैंने केवल मैं आपका बहुमूल्य समय 15 और 20 मिनट मैं आपको बोलता हूं कि थोड़ा इस पर दीजिए। यदि डेली इसको फॉलो करेंगे तो आपके जो स्टैंडर्ड है वर्ड का बहुत ही हाई लेवल का हो जाएगा। चलिए आज का बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का फोर्थ वर्ड, ऑल एट वंस। दिस इज इडियम्स, इसका मतलब होता है सडनली। ऑल एट वंस मीन्स होता है सडनली, अचानक, जल्दी, इमीडिएटली। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस इडियम दैट इज all at once he stopped coming to class। मान लीजिए वो कहीं क्लास आता होगा, वो अचानक आना बंद कर देता है, तो उसको मैं बोला कि ऑल एट वंस ही स्टॉप कमिंग टू क्लास। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, ऑल एट वंस ए थंडरिंग साउंड केम फ्रॉम आउटसाइड, मैंने अचानक मैंने थंडर का साउंड, मैंने जोरों का आवाज मुझे सुनाई दिया, उसको बोलेंगे ऑल एट वंस ए थंडरिंग साउंड केम फ्रॉम आउटसाइड। और देहाती भाषा में उसको ठनका भी बोलते हैं। और तीसरा एग्जांपल देखिए, ड्यूरिंग वॉकिंग आई हिट विथ मूविंग कार ऑल एट वंस। मैंने आप कभी चल रहे थे, इधर उधर मैंने देख रहे होंगे, मैंने कंसंट्रेशन आपका नहीं होगा, मान लीजिए कोई कार आ रहा तो उसे आप हिट कर गए, अचानक टकरा गए, तो उसको इससे पहले आप सडनली ये सब यूज करते होंगे, लेकिन आज से यूज कीजिए ऑल एट वंस, जो कि इडियम्स है, बहुत ही स्टैंडर्ड है, और फ्रिक्वेंटली यूज कीजिए, तब जाकर के वर्ड आपका होगा। चलिए आज का पांचवा वर्ड, दैट इज स्टम्बल, STUMBLE। एस पे देखिए जोर है, और ये बीच में देखिए वी का उल्टा है, तो या ए है जिसमें पेट नहीं कटा हुआ है, दैट इज ऑफ पढ़ा जाता है, स्टम्बल। यहाँ पे ई उल्टा है तो ऑफ पढ़ते हैं, स्टम्बल।
स्टम्बल, ही केवल जोर है। हाँ, स्टम्बल, स्टम्बल ये वर्ब है, इसका मतलब होता है फॉल और बिगिन टू फॉल व्हाइल वॉकिंग और रनिंग। मान लीजिए आप टहल रहे हैं या आप दौड़ रहे हैं, या तो आप उस पे बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं या बहुत तेजी से टहल रहे थे, या तो गिर रहे हैं या गिरने वाले ऐसे कंडीशन में लगते हैं, तो उस समय हम यूज करेंगे स्टम्बल। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाइल वॉकिंग ही स्टम्बल मल्टीपल टाइम्स, मैंने वो चलने के समय बहुत बार बार वो गिरा या गिरने जैसा लग रहा था कि वो गिरने ही वाला है। तो इसको यदि मैं यूज करूंगा तो व्हाइल वॉकिंग ही स्टम्बल्ड मल्टीपल टाइम्स। दूसरा एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड इज सेवरल टाइम्स राइटर स्टम्बल्ड ओवर लाइंस इन स्टोरी। मैंने ये हुआ कि मान लिए कोई राइटर कोई कहानी लिख रहा था, उसमें जो लाइन है आपको लगेगा कि थोड़ा यहाँ पे थोड़ा कुछ गलतियां हो गया, ये हो गया, उस सेंस में भी इसको हम यूज कर इसका सकते मतलब हैं। यहाँ पे ये नहीं कि गिरना, मतलब वो लाइन जो जल रहा था उससे थोड़ा अलग हो गया, अलग हो गया, आपने बोलते कहीं भटकाव हो गया, भटक गया। तो उसी को हम बोलेंगे सेवरल टाइम्स राइटर स्टम्बल ओवर लाइंस इन स्टोरी। एंड थर्ड example of this word is Ram stumbled around in the dark. Ram stumbled around in the dark means वो अंधेरा में चल रहा था और वो टकरा गया किसी चीज से और वो गिरने का पोजीशन में आ गया या गिरते गिरते बच गया, तो उसको हम बोलेंगे स्टम्बल। तो चलिए आज का छठा वर्ड देखिए, प्रोटूबरेंस। प्रोटूबरेंस देखिए, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रोटूबरेंस। देखिए यहाँ पे टी के ऊपर लकीर है, यू के आगे दो बिंदी है, यू मतलब हो गया दुर्गु, मतलब इसको लंबा करके बोलना पड़ेगा। एक होता है ऊ, एक होता है ऊ, तो ये है ऊ। प्रोटूबरेंस, प्रोटूबरेंस, ये है प्रोटूबरेंस। दिस इज अ नॉन ए प्रोजेक्शन और स्वेलिंग, मतलब कुछ उभरा हुआ चीज को बोलते हैं प्रोटूबरेंस। मानो कोई भी हो सकता है, जैसे मान ले कुछ भी हो सकता है, दीवार से कुछ जो आपका प्रोजेक्शन रहता है, कुछ उभार रहता है, उसको भी बोल सकते हैं। या मान लीजिए किसी के स्ट्रक्चर बॉडी पे ही देखेंगे, ह्यूमन बॉडी में कोई कहीं पे उभार है, तो उसको भी हम प्रोटूबरेंस भी बोल सकते हैं। मतलब नॉर्मल से जो एबनॉर्मल हो जाता है, दैट इज प्रोटूबरेंस। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, वी फाउंड सेवरल प्रोटूबरेंसेज फ्रॉम द सीलिंग। वी फाउंड सेवरल प्रोटूबरेंसेज फ्रॉम द सीलिंग। प्रोटूबरेंस, प्रोटूबरेंसेज, वी फाउंड सेवरल प्रोटूबरेंसेज फ्रॉम द सीलिंग, माने सीलिंग से में बहुत सारा उभार दिखते में आपको मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रोटूबरेंसेज। And second example of this word, that is through protuberance a fan was hanged. वैसे भी फैन को लटकाया जाता है, तो प्रोटूबरेंस अगर नहीं रहेगा, कुछ उभरा हुआ नहीं रहेगा, जैसे उसको क्या बोलते हैं, माने करी जो टाइप का जो रहता है, लोहे का जो रहता है घुमा हुआ, जो घुमा रहता है, उसी में तो हम हैंग करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एक उभार है, तो उसी को हम बोलेंगे प्रोटूबरेंस। जैसे तीसरा एग्जांपल देखिए, ए डार्क प्रोटूबरेंस इजीली यू कैन फाइंड ऑन इन्फेक्टेड स्टेम। ए डार्क प्रोटूबरेंस, A dark protuberance easily you can find on infected stem। मान लीजिए कोई infected stem है, stem मैंने तना, जो कि मैंने ये ट्री से रिलेटेड है, पौधे से रिलेटेड है, उसका जो जिसको डंठल बोलते हैं, उस पे आप इन्फेक्टेड यदि वो है, तो वहाँ मैं बोला कि शाखा जो होता है, उसमें जो डार्क प्रोटूबरेंस मैंने आप जो काला काला धब्बा के जैसा उभार, आप उसको आसानी से आप वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये मेरा कहना था, ये डार्क प्रोटूबरेंस easily you can find on infected stem। Hello my dear friend, just I'm telling you, umpteen times said, I'm telling you, no matter how it is tough and full of twists and turns, be that as it may, be determined, confident and fill yourself with ebullience of becoming a good orator, that is confirm 100%। अगर आप डैन इंग्लिश का पार्ट बनेंगे, डैन इंग्लिश जो दे रहा है, डैन एंड इंग्लिश जो आपको दे रहा है, अगर उसको फॉलो करेंगे 100% वो दिन दूर नहीं जब आप अच्छे ढंग से अंग्रेजी बोल पाएंगे और बोलने में कोई भी आपको पीछे नहीं कर पाएगा। बोलने में ही नहीं, लिखने में भी। मान लीजिए किसी एग्जाम के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का, माने कहीं पे भी जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड जो कोई भी एग्जाम होता हो, इवन यूपीएससी के लिए, बीपीएससी में आजकल सुनने में आ रहा है कि ऐसे कंपलसरी हो गया, वहां पे भी यदि आपका लिखावट अलग नहीं होगा, माने वर्ड का जो चूज जो करते हैं वो यदि इंटायरली डिफरेंट नहीं होगा, तो आप अपना एग्जिस्टेंस कैसे दिखा सकते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका जो एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा, और जब एसे वगैरह भी जब लिखेंगे तो सेंस आपको क्रिएट होगा, वर्ड एक वर्ड के बदले बहुत सारे वर्ड आएगा, वो भी स्टैंडर्ड वर्ड आएगा, उसको आप यूज करके आप अपना एबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा नंबर पा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं आज का 7th वर्ड। देखिए, ट्रिप,
ट्रिप मतलब अभी तक आप सुने थे जर्नी होता है, लेकिन जब ये वर्ब होता, जब नाउन होता है तो जर्नी होता है, लेकिन वर्ब टू लूज योर बैलेंस आफ्टर हिटिंग योर फीट अगेंस्ट समथिंग। मतलब इससे पहले मुझे जो लगता है कि बहुत ही कम आप इसको यूज किए होंगे वर्ब के सेंस में। नॉन के रूप में तो सबको यूज करता है, जिसको भी इंग्लिश नहीं पता वो भी नॉन के रूप में यूज करता है कि मैं ट्रिप पे गया था, मैं ट्रिप पे जाने वाला हूं। लेकिन जब ये वर्ब होता है इसका अर्थ ये हुआ कि टू लूज योर बैलेंस आफ्टर हिटिंग योर फीट अगेंस्ट समथिंग। मान लीजिए किसी चीज से आप टकरा गए, अपना आपका जो बैलेंस जो है लूज हो गए, मैंने खो गए, तो उसी चीज को हम बोलते हैं ट्रिप। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, while running he tripped and fell down। मैंने जब वो दौड़ रहा था, दौड़ने के समय वो किसी चीज से टकरा गया और नीचे गिर गया, तो इसको मैं बोलूंगा while running he tripped and fell down। दूसरा example of this word is stop running otherwise you will trip। stop running otherwise you will trip मतलब आप दौड़ना बंद करो, नहीं तो आप गिर जाओगे, किसी चीज से टकरा के आप अपना बैलेंस खो जाओगे तो गिर जाओगे। आप भी एहसास करते होंगे ये शो में कि देखिए वही सिमिलर चीज वही चीज, लेकिन इसका कहने का अंदाज बदल रहा है, वर्ड का स्टैंडर्ड बदल रहा है, तो कहने में भी अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कुछ नया ही चीज, पूरा अलग चीज दिया जा रहा है, क्योंकि ये इट इज वर्ड व्हिच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ सेंटेंस। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि प्लीज फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तीसरा एग्जांपल देखिए, समवन ट्रिप्ड मी फ्रॉम बिहाइंड। मैंने मुझे कोई पीछे से मान लीजिए धक्का दे दिया, फिर मैं गिर गया, तो इसको मैं बताया कि समवन ट्रिप्ड मी फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से मुझे कोई धक्का दे दिया और मैं गिर गया, तो इसको मैं बताया। इस ढंग से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के हुए चलते हैं आज का 8वां वर्ड, हेम एंड हाउ। दिस इज अ इडियम, बहुत ही अच्छा इडियम्स है, इसको यूज कीजिएगा। हेम एंड हाउ मींस टेक टू मच टाइम फॉर टेकिंग डिसीजन। मतलब बहुत आदमी होता है, बहुत समय लेता है सोचने में, डिसीजन लेने में, कुछ करने में, इसीलिए इसका एक पर्टिकुलर वर्ड है हेम एंड हाउ। मान लीजिए आप किसी चीज का तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन आप दुविधा में हैं, मैंने जिसको हम डायलेमा बोलते हैं, या डोलरम में है, कंफ्यूजन में है कि आपको लगता है ये करूं ना करूं, करूं ना करूं, मैंने डिसीजन लेने में ही आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये है कि वहां की स्थिति में रहेंगे तो आपका जो सोच है, डेस्टिनेशन है, वो बहुत दूर चला जाएगा। इसलिए मैं बोला हूं कि इसका अर्थ हुआ है, यदि इससे पहले आप बहुत अलग अलग वर्ड यूज करते होंगे, लेकिन आज से ये इडियम यूज कीजिए, हेम एंड हाउ। जैसे एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखिए, विदाउट हेम एंड हाउ प्लीज मेक ए बिलाइन टू डैन एंड इंग्लिश। देखिए इसमें जो मैं यूज किया हूं मेक ए बिलाइन, मैं इससे पहले तो मैं इसको यूज ऑलरेडी कर चुका हूं, इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैंने डायरेक्टली आना होता है, और मैंने विदाउट हेम एंड हाउ, अभी आप समझ गए इसका अर्थ। मैंने बिना ज्यादा सोचे हुए, मैंने ज्यादा डिसीजन लीजिए, सीधा अपना आ जाइए, डिसीजन लीजिए और सीधा डन इंग्लिश में आइए। और इंग्लिश से रिलेटेड जो कोई भी प्रेडिकामेंट है, मैंने विथ रिलेटेड इंग्लिश, इफ यू हैव एनी प्रेडिकामेंट देन ऑल थिंग्स कैन बी सन बाय बीइंग इनटू डन एंड इंग्लिश, दैट टू इन ए फ्लैश। इससे पहले मैं यूज किया था इन ए फ्लैश, मैंने जल्दी में ही खत्म कर दिया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, second example of this idiom, that is please give answer without hem and how। प्लीज गिव आंसर विदाउट हेम एंड हाउ मतलब बिना देरी के, बिना सोचे, बिना समय बिताए आपको जवाब देना है, देना पड़ता है। कृपया जवाब दीजिए। जैसे हम लोग का डायरेक्ट इंग्लिश क्लास का करने का जो कंडक्ट करने का तरीका भी यही है, तो मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता हूं, बोला कि इन ए प्रॉम्प्ट, इन ए फ्लैश यू हैव टू गिव आंसर, क्योंकि ये देने का यदि आदत होगा, इसका अर्थ ये हुआ कि आप ईच एंड एवरी चीज से आप परिचित है, एक्वेंट है, पूरा टिप ऑफ द टंग है। क्योंकि हम लोग का ये कहना है कि आने से केवल नहीं होता है, whatever the knowledge you have, it doesn't matter for anyone, but how much percent you are able to express your view, it matters a lot, it is paramount, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए बोला कि जो भी आप आंसर देना चाह रहे हैं वो फास्ट दीजिए। तीसरा एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस idiom, that is Sachin hemmed and hawed for months for buying a new car। ये देखिए यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है, Sachin hemmed and hawed for months of buying a new car। मतलब सचिन बहुत सोचने के बाद, बहुत समय बिताने के मतलब इसमें मंथ आफ्टर मंथ, हाँ, महीना दर महीना वो सोचा, तब उसके बाद एक कार लेने का निर्णय लिया। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डैन इंग्लिश का अपना सोच है कि प्लीज थ्रो कॉशन टू द विंड, नथिंग विल बी विल ओ द विस्प, पे हीड ऑन व्हाट इज सेड बाय डैन इन इंग्लिश। चलिए अब आज का 9th वर्ड है इन ए फ्लैश। इन ए फ्लैश ये भी दूसरा इडियम हुआ, ये भी इडियम है। इसका अर्थ होता है क्विकली एंड सडनली। इससे पहले मैं एक सडनली का भी ऑलरेडी मैं देख चुका हूं, लेकिन फिर से एक नया इडियम्स quickly and suddenly in a flash। एग्जाम्पल हुआ, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस idiom, you have to take a decision in a flash, you have to take a decision in a flash।
मैंने जो कुछ मतलब भी आपको निर्णय जल्दी लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए, यही मैं कहना चाह रहा। यू हैव टू टेक अ डिसीजन इन ए फ्लैश। दूसरा एग्जांपल देखिए, लीज ट्रस वाज अपॉइंटेड एज पीएम इन ए फ्लैश। आप ये परिचित होंगे, लीज ट्रस वाज अपॉइंटेड एज पीएम इन ए फ्लैश। आप ये जानते होंगे, परिचित होंगे इस वाकिफ से। मैं एक दिन दूसरा मुझे भी याद जैसे आ रहा है, ये दूसरा या तीसरा शो मेरा था जो कि ब्रिटेन से रिलेटेड था। ये अभी जो ऋषि सुनाक जी जो अभी पीएम है, उनसे पहले लीज ट्रस जो थे, जो कि पीएम, उनको अपॉइंट किया गया था और वो बहुत ही क्विकली सडनली उनको नियुक्त कर दिया गया था। यही मेरा कहना था कि लीज ट्रस वाज अपॉइंटेड एज पीएम इन ए फ्लैश। And third example of this idiom, that is by joining down on English, you can start speaking in a flash. By joining down on English, you can start speaking in a flash. मतलब down English का पार्ट बनेंगे तो आपका बोलना, लिखना, ग्रामर सब कुछ आपको टंग पे आ जाएगा। ये मैं बार बार बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि no sooner did you be the part of down on English, 100% you can speak, you can write, and grammar, everything come at your tongue. Please try to be the part and enjoy a lot. देखिए आज का हम लोग का ये 10th वर्ड जो रहा और फाइनल वर्ड रहा डार्ट। दिस इज अ वर्ब, डार्ट। देखिए एक के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब आप पढ़ेंगे डार्ट। दिस इज अ वर्ब, इसका मतलब है टू मूव क्विकली। मैंने देखिए पहला एग्जांपल देख करके मैं समझाना चाह रहा हूं। पहला एग्जांपल, विदाउट एनी हेम एंड हाउ आई डार्टेड टुवर्ड्स हिम। देखिए हेम एंड हाउ मैंने आप इससे पहले मैं बता चुका हूं, अभी आप समझ जाएंगे। बिना देरी, मैं बहुत ज्यादा समय लिए बिना मैं उसकी तरफ बहुत तेजी से गया, तो इसको हुआ विदाउट एनी हेम एंड हाउ आई डार्टेड टुवर्ड्स हिम। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, दीपक डार्टेड एंड हिड बिहाइंड कार। मैंने दीपक जो बहुत तेजी से गया और कार के पीछे छिप गया, तो इसको मैं बोला, देखिए हाइड का सेकेंड रूप यहाँ पे यूज हुआ है हीड। दीपक डार्टेड एंड हीड बिहाइंड कार, वो जल्दी से गया और कार के पीछे छिप गया। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, तो इस पे ध्यान दीजिए, ये हीड है, V2 यूज किया हूं। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड इज अ डॉग डार्टेड अक्रॉस द फील्ड। मैंने डॉग जो है बहुत तेजी से फील्ड के तरफ से भागा, क्रॉस किया, तो उसको बोलेंगे ए डॉग डार्टेड अक्रॉस द फील्ड। तो चलिए अभी जितना भी वर्ड हम यूज किए थे इसमें, इस सिचुएशन में, ईच एंड एवरी को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं, विथ डिटेल कर दिया हूं, विथ एग्जाम्पल कर दिया हूं। वो भी एग्जाम्पल बहुत ही आसान और वो भी जो कि अपने आसपास में घटित होता है, जो आजकल होता है, उसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश किया। मुझे आशा है, आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। और चलिए बिना देरी के हुए अभी हम चलेंगे फिर से सिचुएशन पर। और उससे पहले देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि प्लीज डैन इंग्लिश का जो अपना स्लोगन है कि नो मोर नाउ यू विल बी गॉबलटेगुक, नाउ यू विल बी फूल, डैन इंग्लिश इज हियर, लर्न इंग्लिश हैविंग माइंड खोल। ये देखिए आज का सिचुएशन जो मैं पहले भी पढ़ा था और बताने के बाद आपको मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो फिर बार बार पढ़िए और उस वर्ड के साथ खेल कीजिए और आप भी अपना सिचुएशन बनाइए। देखिए, इट इज द टेल ऑफ यस्टरडे व्हेन आई सॉ एन inebriate hunk who was eating a dollop of cake while dawdling. All at once he stumbled by a protuberance which was just beside the road. He tripped and fell down. Without any hem and haw, in a flash I darted towards him and extended my helping hands. चलिए आप इस पे वर्क कीजिए, अपना सिचुएशन बनाइए और इस वर्ड को बार बार यूज कीजिए, अपना वर्ड बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय।